शुभ प्रभात छात्रों। पिछले तासिका में हम व्याकरण विभाग के कारक इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। जानकारी लेते समय हमने कारक की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण तथा उसके भेद के अनुसार लक्षण, चिन्ह, विभक्ति चिन्ह इसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद विस्तार से जानकारी लेते समय कर्ता कारक के बारे में जानकारी ली, उसकी परिभाषा, उसकी विभक्ति, उसके उदाहरण तथा उसके भेद इसके बारे में भी जानकारी ली। उसके बाद कर्म कारक की परिभाषा, विभक्ति, उदाहरण, करण कारक, उसकी परिभाषा, उसकी विभक्ति, उसके उदाहरण इसकी जानकारी ली थी। उसके बाद संप्रदान कारक की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, उसकी विभक्ति, अपादान कारक की परिभाषा, उसकी विभक्ति, उसकी उदाहरण तथा संबंध कारक इसके बारे में भी जानकारी लेते। कुल मिला के 8 कारक हैं। 8 कारक में से हमने 6 कारक के बारे में विस्तार से उदाहरण, परिभाषा तथा उसकी विभक्तियां, लक्षण, चिन्ह आदि के बारे में जानकारी लेते। आज हम कारक का जो है 7वां भेद, अधिकरण कारक, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं तथा उसके आगे जो आखिरी का भेद, जो 8 भेद है वो भी, और कुछ उदाहरण, कुछ प्रश्न पत्र, उसके उत्तरमाला, ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अधिकरण कारक की परिभाषा या अधिकरण का अर्थ क्या है। तो अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है, संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध होता हो। अधिकरण का अर्थ ही है आधार या आश्रय। जिस क्रिया का जो है संज्ञा के जिस रूप से वजह से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है। हर किसी की विभक्ति की जानकारी लेते समय हमने देखा कि विभक्ति हर किसी की अलग अलग होती है, और यहाँ पे जो है वह है में और पर। अब इसका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है देखिए। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी इस कारक में किया जाता है। जैसे कि सिर्फ में और पर विभक्ति है, इसलिए अधिकरण कारक के वाक्य में और पर ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं। तो कभी कभार भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहीं कहीं पर क्या होगा कि विभक्तियां हैं उसका लोप हो जाता है। लोप होना मीन्स वहाँ पे विभक्तियां नहीं दिखाई देंगी, उस वाक्य में विभक्तियां नहीं होंगी, किंतु वहाँ पर या उसकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे विभक्ति हमें में चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पर
का प्रयोग, यानी मैं के अर्थ में पर का प्रयोग होता है। और कभी कभी पर का अर्थ यह हमें लगता है कि यहाँ पे पर होना चाहिए था, पर का अर्थ है, लेकिन वहाँ पर मैं भी लगा दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं पर। परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया का आधार का बोध हो, है ना। अधिकरण का अर्थ क्या है? आधार, है ना। आधार जैसे घर पर 4 आदमी, या पानी में मछली। मछली का आधार क्या है? पानी। आधार या आश्रय, आश्रय भी कह सकते हैं या आधार भी हम कह सकते हैं। तो कभी कभार ये में और पर विभक्ति भी नहीं होती है, तभी उसी जगह पर, उस स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। किन शब्दों का? भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में, नीचे, इस तरह से वहाँ पर प्रयोग होता है। या इसकी पहचान किस में, किस पर, इस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। और कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है, यानी विभक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं होती, तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। तो इस बात को, इस पूरे विश्लेषण को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको अधिकरण कारक सरलता से समझ में आ सकता है। अब हम देखेंगे कुछ उसके उदाहरण वाक्य। हरि घर में है, यानी हरि नाम का समझो, हरि या सोहम घर में है। आश्रय घर में, है ना। आश्रय हरि कहाँ है ना, तो वो घर में है। पुस्तक मेज पर है। अब पुस्तक है, उसका आश्रय या आधार क्या है, तो वह मेज है। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक मेज पर है। पानी में मछली रहती है। मैंने अभी आपको बताया था कि पानी में मछली रहती है, यह भी उसका ही जो है आश्रय है। मछली का आश्रय क्या है? पानी, और पानी में कौन रहता है? मछली। फ्रिज में सेब रखा है। फ्रिज में सेब रखा है, जो स्थान या आधार जो है या आश्रय कहाँ पर है? फ्रिज में सेब रखा है। कमरे के अंदर क्या है? अब ये देखो, ये अधिकरण कारक का वाक्य है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सर में और पर विभक्ति आई ही नहीं। तो हमें जाना है परिभाषा या विस्तार देते समय हमने कहा था कि कभी कभार ये लोप हो जाते हैं, या उनके स्थान पर भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो कमरे के अंदर क्या है, मेज के अंदर क्या है, तो ये ध्यान में रखना है। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, अधिकरण कारक है। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। मुझ में शक्ति बहुत कम है। अब देखो, मुझ में शक्ति बहुत कम है, जो है भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, कम, जो है ना, क्या यहाँ वहाँ समय का प्रयोग। ये रमा ने पुस्तक मेज पर रखी, ये भी उसका ही उदाहरण है आश्रय का। वह सुबह गंगा किनारे जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का ना स्थान जो है कहाँ हुआ था, समय जो है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी ऐसे। इसलिए जो है उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक या इस तरह से अगर वाचन अगर आप करते हैं, आपका जो पाठ्य पुस्तक वाचन वावंत, या इस तरह से टेक्स्ट बुक भी अगर पढ़ते हैं, या इस तरह से महाभारत रामायण भी अगर आप, है ना, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके उदाहरण भी हमें लिखने के लिए, यानी अधिकरण कारक की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखो तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, है ना। छत पर 4 लोग हैं। अब छत पर भी 4, छत पर आधार है, लोग कहाँ हैं?
छत पर। उस कमरे में 4 चोर हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं। तो ये जो है उदाहरण, इसके हम ज़्यादातर भी लिख सकते हैं कि मेज पर कलम रखी है, मेज पर किताब है, या बक्से में पेन कलम है, बक्से में है ना। मैं के उदाहरण बताया मैंने, पर का बताया। तो इस तरह से विभक्तियों से आपको उदाहरण बनाना आना चाहिए, या उदाहरण जैसे भी आते हैं तो आपको भेद पहचानना अनिवार्य है। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे आखिरी का भेद जो है 8वां, संबोधन कारक। कुल मिला के 8 कारक थे, और अब लास्ट जो है आखिरी जो है वह संबोधन। संबोधन से ही पता चलता है किसको संबोधित करना, बुलाना, पुकारना। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए कि किसी को बुलाने का, किसी को पुकार रहे, किसी को चेतावनी दे रहे, तब जाके जिस संबोध करते हैं तब वह संबोधित कारक होते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बढ़ाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादिबोधक जैसा वो जो चिन्ह है, वह चिन्ह यहाँ पे आपको दिखाया है कि ना, विस्मयादिबोधक अव्यय में हमने जो देखा था चिन्ह, उस तरह से चिन्ह जो है यहाँ पे लगाया जाता है। इसके चिन्ह है अरे, अजी आदि होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी विभक्ति है पुकारना, है ना, संबोधित करना या किसी को चेतावनी देना, ध्यान देना, बुलाना जो है, यही तो किस शब्दों से हम पुकारते हैं, हे, अरी, अजी, है ना। तो ये जो शब्द है यही उनकी विभक्तियां हैं। उदाहरण देखिए, हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो। अब हे ईश्वर के बाद चिन्ह का प्रयोग किया है, उसकी पहचान उस तरह से होती है, मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पर उस संबोधन बोधक या उस जो है अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय में जिस तरह से हमने देखा था कि पहले इस तरह से होने के बाद, पहले शब्द के उस संबोधित करने के बाद उस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हे राम यह क्या हो गया। अब देखो, हे राम यह क्या हो गया, है ना। तो संबोधन है, हे राम, संबोधित किसको किया, हे राम को, बुलाना। अरे बच्चों शोर मत करो, है ना, पुकारना या चेतावनी या ध्यान बढ़ाने के लिए। अजी तुम उसे क्या मारोगे, अजी तुम उसे क्या मारो। अजी, अजी के बाद यहाँ पे चिन्ह जो है लगाना है। बाबूजी आप यहाँ बैठे, है ना, बाबूजी आप यहाँ बैठे। अरे राम जरा इधर आना, किसी को पुकारना, बुलाना। अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। यानी इस तरह से बहुत सारे जो है, इस तरह से हम वाक्य, घर में बातें करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। वही तो संबोधन कारक है। ये जो कारक के वाक्य हो या जो भी हम परिभाषा विभक्ति के अनुसार हम हर रोज़ हमारे रोज़मर्रा जीवन में, जिंदगी में उसके प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये किस कारक का है, क्या है, विभक्ति क्या है। लेकिन जैसे ही व्याकरणिक दृष्टया हम देखते हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक हो या इसके परिभाषा उदाहरण हो तो आप समझ सकते हैं, हाँ ये उदाहरण उसका था। तो ये जानने के लिए आपको कि संबोधन कारक कहते हैं उसको, या इसमें तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। अब इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। को विभक्ति का प्रयोग कर्म में भी होता है और संप्रदान में होता है। अब अंतर स्पष्ट करना है, हमें जानना है कि कब क्या करना है। तो कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। तो ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है। को का प्रयोग दोनों में जब आता है को, तो कब कहाँ प्रयोग करना है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में देने का भाव या उपकार के भाव में को का प्रयोग। ये ध्यान में रखना है। कर्म में, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर, समझे।
क्रिया का फल कर्म पर, और संप्रदान कारक में देने का भाव या उपकार का भाव, ये ध्यान में रखना है। ये दोनों परिभाषा ये उसको और संक्षिप्त करके मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब उदाहरण देखिए, विकास ने सोहन को आम खिलाया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, विकास ने सोहन को आम खिलाया। अब यहाँ पे क्या है, कुछ प्रयोग जो है कर्ता का किसको प्रयोग किया है, को का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या किया है, क्रिया का व्यापार कर्म पर पड़ा है। विकास ने सोहम को आम खिलाया, आम खिलाया किसको, सोहम को। या देने का भाव यहाँ पे है, ये आप, मोहन ने सांप को मारा। अब यहाँ पे क्या है, देने का भाव उपकार भाव नहीं है, तो ये कर्म कारक है, पहला है संप्रदान। राजू ने रोगी को दवाएं दी। अब देखो, राजू ने रोगी को दवाएं दी, देने का भाव है, उपकार का। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अब यहाँ पे क्या है, देने का उपकार का भाव नहीं है, जो फिर यहाँ पे कर्म कारक। वैसे ही करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में एक ही चिन्ह है, और वो है चिन्ह से का प्रयोग। से विभक्ति सेम है, समान है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, और अपादान कारक में अलग के लिए। ये मैंने आपको परिभाषाएं समझते विस्तार से बताते समय भी बताया, फिर एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार यहीं पे गलतियाँ होती है, बाकी कहीं पर नहीं होती है। कर्ता कार्य करने के लिए साधन का प्रयोग करता है, वहाँ पे करण कारक, और अलगाव का दूर जाने का बोध होता है, वहाँ पे अपादान कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का साधन क्या है, कलम। जेब से सिक्का गिरा, जेब से सिक्का गिरा अलगाव है, अलग है। बालक गेंद से खेलता है, गेंद से खेलने के लिए साधन है। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, अलग हो गई। गंगा हिमालय से निकलती, अलग हो गई, वो अपादान कारक। यहाँ पे 2 करण कारक और 3 अपादान कारक के उदाहरण हैं। अब इसके प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं प्रश्न पत्र में, या स्वाध्याय माला हम जिसे कहते हैं, कि पूरे कारक को पढ़ने के बाद, पूरे कारक मैंने 8 कारक आपको विस्तार से विश्लेषणात्मक पूरे परिभाषा, विभक्ति, लक्षण, चिन्ह, उदाहरण, वाक्य सब लिया, और फिर उसके बाद कुछ अगर प्रश्न आपको देता हूँ, पूछता हूँ, तो आपको उसके आंसर आने चाहिए। आप नोटबुक में इस प्रश्न की सिर्फ आंसर लिखते जाइए। क्वेश्चन 1, इसका आंसर 2 का ये, 3 का, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, तो इस तरह से आंसर लिखिए। बाद में मैं अंत में जो आपको उत्तरमाला दिखाऊंगा, आपको खुद जांचना है और परखना है कि हमने पूरा कारक का अध्ययन, पूरा कारक का जो है पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन के आंसर कितने सही दे सकते हैं, कितने गलत होते हैं, ये जानने के लिए। हिंदी में कारक कितने होते हैं ये आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, वो लिखना है आपको। राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है, राम ने रोटी खाई, ये कौन सा कारक है आपको लिखना है। कर्ता है, कर्म है, संबंध है, करण कारक। लोगों ने चोर को मारा, कौन सा कारक है, लोगों ने चोर को मारा। अब कर्ता है, करण है, को का प्रयोग है, ध्यान में रखिए, ऊपर ने का प्रयोग है। संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, में है, केले, या कर रहा है, पर है, ये आपको चिन्ह भी बताए हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तोड़ता है, कारक बताइए, कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। तो साधन है तो क्या है, से प्रयोग है या अलगाव है, या आपको तय करना है। पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। इसके भी उदाहरण मैंने लिए थे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो तो क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक है, उदाहरण बहुत बार हुआ है। संबंध है या से का प्रयोग है, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए संबंध नहीं, कर्ता नहीं, अपादान करण, और करण दोनों अपादान में से परिभाषा। विभक्ति महत्वपूर्ण है, अगर आप विभक्ति को समझ गए तो आप कारक समझ सकते हो। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, हाँ देखिए, अब कर्ता ने कर्म को, या इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काकी, रारी, नानी ने, और संबोधन हे आजी। यानी कारक इस तरह से याद करना है, कर्ता कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान, है ना, कर्ता करण कर्म, कर्ता कर्म करण संप्रदान, अधिकरण, संबंध,
अपादान कारक और संबोधन कारक। तो ये ध्यान में रखना है। तो हरि ने बैल को मारा, इनमें कौन सा कारक है, ये भी आपको लिखना है। और ये सभी के आंसर आपने लिखे होंगे, तो इसके आंसर जो स्वाध्याय माला है मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने रखा है। क्वेश्चन 1 का 8, दूसरा कर्ता कारक कर्म कारक जो है पूरे इजी सरलता से आपको बताए हैं। उसके उदाहरण भी, उत्तर भी आप बाद में जो है उत्तरमाला देख सकते हैं कि आप प्रयोग कर सकते हैं। आज हमने कारक के भेद पूरे यहाँ पे समाप्त किए हैं।